गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? अंशुल, दिव्या, जमुना, खुशबू, महेश कमेंट करके बताएंगे। ओके, ठीक है। गुड इवनिंग, मैं अनीश शर्मा हूं। आप लोगों को पर्यावरण शिक्षण शास्त्र एनवायरमेंट वाला जो सेक्शन है सहायक शिक्षक के लिए वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। ठीक है, क्या इसका सिलेबस सबसे पहले नोट कर लेते हैं, है ना? तो इसमें टोटल जो है क्या है, यूनिट जो है 8 यूनिट है, 9 यूनिट सॉरी, है ना? तो मैं वो आपको सिलेबस को नोट कर दे रहा हूँ। पहला जो इसमें है यूनिट 1 नोट कर लीजिएगा आप लोग भी भाई, क्या है सिलेबस तो पता रहे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल ना 9 यूनिट है इसमें से। ईवीएस जो पीडागॉगी वाला सेक्शन है पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का, है ना? तो ये सिलेबस आपको वर्ग 2 भर की यार, हाँ सर रुको उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा इसमें से ना क्या है, ये जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, ये 9th वाले यूनिट से। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, वो देखने में पर्यावरण है, एग्जाम में क्वेश्चन तक नहीं बना पाते हम लोग। तो इसको ना क्वेश्चन को बनाना इंपॉर्टेंट, भाई क्वेश्चन बनाओगे तब ना एग्जाम निकलेगा। तो ना ये लग रहा है ये सब यूनिट ना बड़ा इजी है, लेकिन ना यूनिट इजी नहीं है ये। पर देखने में सिलेबस इजी है, कुछ नहीं है पर्यावरण, बट क्या है पता है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। और ये वाला यूनिट पढ़ने का फायदा क्या है, आपको ना प्रॉपर इन्वायरमेंट समझ में आएगा। एक्चुअली में क्या है पता है, ये वाला जो है ये डायनेमिक पार्ट है इन्वायरमेंट का, और ये वाला ना स्टैटिक पार्ट है, वो सिलेबस सेम रहता है। और इसका ये वाला जो 9th यूनिट में ना बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, और ना काफी लंबा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो पहले इसको कर लेते हैं। दूसरा, इसको पढ़ने का दूसरा फायदा एक और है, आप लोग टीचर रिक्रूटमेंट के अलावा दूसरा भी एग्जाम दिलाओगे, छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम का अदर एग्जाम, तो उसमें से ना पर्यावरण का क्वेश्चन आता है, भले कम आता है लेकिन आता जरूर है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यहां से जब इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे ना तो इन्वायरमेंट को पढ़ना प्रॉपर ज्यादा अच्छे से है ना अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहां से स्टार्ट करो क्योंकि तो लंबा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन यूनिट 9 वाले ना सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बाकी के एग्जाम में भी काम आएगा। और ये तो सिर्फ ऊपर का 8 यूनिट क्या है, ये हमारा ना टीचर रिक्रूटमेंट का ही क्या है सिलेबस। क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मतलब इजी होगा ईवीएस को समझना, जो कि है इतना इजी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग रहता है थोड़ा, है ना? तो हम लोग 9th वाले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप तो सिलेबस को नोट कर लें, सिलेबस पता रहे, है ना? और 9th वाला यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। हो गया, नोट कर लिए? वैसे भी आपको स्लाइड मिल जाएगी, है ना?
ठीक है, तो 9th वाला यूनिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिएगा, पर्यावरण, है ना। तो पर्यावरण को तो समझ, यहीं से क्वेश्चन बन जाता और ये नहीं बनता हमसे। पर्यावरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक शब्द आता है परिस्थितिकी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, तो ये जो परिस्थितिकी क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं, और जीव जंतुओं को चूंकि हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीव जंतुओं को, एनिमल। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होती है पर्यावरण में। किसी को पता है इन्वायरमेंट में क्या बोलते हैं इसको, एनिमल्स को, मतलब जानवर, शाकाहारी मांसाहारी जानवरों के लिए टर्म यूज होता है, पता है किसी को। इसको बोलते हैं फौना। क्या बोलते हैं, फौना। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग फ्यूचर में इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो मैं जानवरों के लिए फौना वर्ड यूज करूंगा। एग्जाम में आपको फौना वर्ड ही आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों, अब पेड़ पौधों को ना नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। लेकिन पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है इन्वायरमेंट या इकोलॉजी में, जब हम लोग पढ़ते हैं इसको बोलते हैं फ्लोरा। क्या पढ़ेंगे, फ्लोरा। तो फ्यूचर में मैं जब भी टर्म यूज करूंगा प्लांट की जगह फ्लोरा, एग्जाम में फ्लोरा ही आएगा। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों, मतलब फ्लोरा और फौना के प्राकृतिक आवास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है, जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों के प्राकृतिक आवास का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक आवास का मतलब होता है जहां पे वो रहने के लिए अनुकूलित या एडॉप्टेड है। जैसे आपको ऊंट रेगिस्तान में, और जो क्या रहता है, पांडा जो टेडी बियर टाइप का दिखता है, वो बर्फ के पहाड़ों में रहता है, हिमालय में। ठीक है, समुद्री जीव समुद्र के पानी में रहते हैं, मछली जैसे पानी में रहती है, वो उसका प्राकृतिक आवास हो गया। पेड़ पौधों का प्राकृतिक आवास क्या होगा, धान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मिट्टी में और जलवायु में ज्यादा अच्छे से होता है। रादर देन लद्दाख में आप धान नहीं उगा सकते, पहाड़ों में, हिमालय की पहाड़ियों में धान नहीं उग सकता, क्योंकि वहां की मिट्टी, वहां का क्लाइमेट अलग। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि ना, हर पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के मतलब क्लाइमेट में और एक जलवायु में, मौसम में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उसको ना, इस ब्रांच में, इकोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी करने का ना कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो फायदा होगा बोलना चाहिए। अब देखो क्या फायदा है, यदि हम लोग ना प्लांट की स्टडी कर रहे हैं कि वो कहाँ उगता है, किस मिट्टी में, किस टेम्परेचर में, कितना पानी चाहिए और क्या क्या बीमारियां प्लांट को होती, इसको यदि हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हैबिटेट को, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि भैया प्लांट से सबसे पहले तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, उसके बिना क्या है जीवन संभव नहीं, तो पौधों को रखना, उगाना बहुत जरूरी। दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर या कृषि, है ना। तो एग्रीकल्चर या कृषि के लिए क्या है, पौधों को ना उगाना बहुत जरूरी है। और कृषि ही क्या है, हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है अभी आज के डेट में, है ना। और क्या होगा, एग्रीकल्चर से हमको क्या मिल रहा है, हमको खाद्यान्न मिलते हैं भाई। खाद्यान्न मतलब हमारे खाने की पूर्ति तो इसी से होती है ना, जिसमें क्या है, धान है, गेहूं है, ये सब आते हैं। तो इस कारण हमने क्या किया, हमारा ध्यान उस तरफ गया कि पौधों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पौधों से हमको ऑक्सीजन और भोजन प्राप्त होता है। मेजर हमारा जो क्या था ऑब्जेक्टिव, वो था। तो ये प्लांट हो गया। दूसरा, एनिमल या जानवरों के बारे में जानना क्यों जरूरी है, जानवरों के बारे में जानना, एनिमल से क्या है हमारा मतलब, क्यों, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है,
एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? पशुपालन, है ना। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? पशुपालन। तो पशुपालन क्या हो गया देखिएगा आज के डेट में, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, डेयरी डेयरी इंडस्ट्री। अरे डेयरी इंडस्ट्री भैया, कई तो यूरोप के देश ना, वहां पे डेयरी इंडस्ट्री ही उनके ना अर्थव्यवस्था का आधार है। जैसे डेनमार्क, डेनमार्क में ना डेयरी प्रोडक्ट बहुत होता है, पनीर वगैरह, चीज वगैरह, उसको ना प्रोसेस्ड करके, मतलब पैकेट में, डब्बे में, टीन में लोग बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो बहुत बड़ा उन लोगों का वो है। और भारत में देखोगे, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जिसमें किसानों से दूध लिया गया, पैकेट करके सरकार उसको बेची। अमूल में कई हजारों लाखों लोग जॉब में जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देवभोग, है ना। छत्तीसगढ़ में क्या है? देवभोग है। तो ये क्या है? देवभोग और अमूल क्या है? डेयरी इंडस्ट्री। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम लोग ना पशुपालन से परिचित हैं, जानते हैं कि गाय को कैसे रखना है, क्या खिलाना है, किस टेम्परेचर में वो रहती है, कहाँ रहती है। आई बात समझ में? तो ये सब का हम लोग ना क्या करते हैं, मतलब प्राकृतिक आवास का अध्ययन करते हैं इन डेप्थ, किस ब्रांच में? इकोलॉजी में। क्लियर? अब ध्यान रखना, मैं क्या बताया, विज्ञान की एक शाखा है इकोलॉजी, ठीक है। अब विज्ञान का जैसे मैं बोल दिया साइंस, अब साइंस बोल दिया जैसे मैं, तो साइंस में क्या क्या आ जाएगा जी? साइंस में बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, बायो आता है ना, मैथ्स आता है, साइंस में मैथ्स भी आता है ना, फिजिक्स भी आता है, और केमिस्ट्री भी आता है, और माइक्रोबायो भी आता है, और बायोटेक भी आता है, और सेरिकल्चर भी आता है। ऐसा करके तो विज्ञान की ना साइंस में ही ढेर सारी चीजें आती है। वैसे ही क्या है पता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा छोटा छोटा ना टर्म्स है, टॉपिक है। इस परिस्थिति को मतलब इकोलॉजी या परिस्थितिकी को हमको नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, साइंस में कोई एक स्ट्रीम को ले लेते हैं, या मैथ सब्जेक्ट ले लेंगे, या बायो ले लेंगे, माइक्रोबायो, बायोटेक ले लेंगे। वैसे ही हम लोग को क्या करना है, इस इकोलॉजी में क्या करना है, किसको पढ़ना है? हमको पर्यावरण को पढ़ना है। आ रही है बात समझ में? हमको क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट को पढ़ना है। यही हमारे ना कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में रहता है। मतलब इकोलॉजी क्या है? पूरी पृथ्वी है, जिसमें से पर्यावरण क्या है? छोटा सा बूढ़ा तालाब है। समझ रहे? छोटा सा हिस्सा है इसका, किसका? परिस्थितिकी का, पर्यावरण। तो हमको इकोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमको पर्यावरण पढ़ना है। लेकिन मतलब तो पता रहा है कि किस में आता है पर्यावरण, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन ये इंग्लिश के वर्ड का ना मतलब है कुछ, ये ग्रीक शब्द से निकला है। जैसे हम लोग ग्रामर में तत्सम तद्भव नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत से निकल के क्या है, मतलब तत्सम शब्दों की उत्पत्ति हुई है। तो वैसे ही क्या है पता है, ये ग्रीक शब्द हैं या दूसरे लैटिन या फ्रेंच वर्ड, इसका मीनिंग एग्जाम में आता है, तो वो जानना जरूरी। और ध्यान रखेंगे, हम लोग ना इकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन बस दिया आपको। हम लोगों को पर्यावरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पर्यावरण, वही हमारे सिलेबस में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो इकोलॉजी का मतलब को पहले देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इससे प्रश्न आता है और यूजुअली हम इग्नोर करते हैं, इस फैक्ट को नहीं पढ़ते एग्जाम के लिए, है ना, और गलतियां कर देते हैं। तो गलती नहीं करना है भाई, हमको थोड़ा क्या सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा। इस बार का ना टीचर जो 2019 में एग्जाम हुआ था और अभी 22-23 में जो हुआ अभी, है ना, 23 में, ये 4 साल में भाई कंपटीशन का लेवल अनाप शनाप बढ़ गया है। पहले क्या था पता है, आप बोलते कि ना अरे यार 122 नंबर आया था, 123 में सिलेक्शन हुआ है भाई, एक नंबर से चूके। अब कैसा हो रहा है पता है, आपका 122 आया था और 122 आया था, एक 122 वाला बोलता है मेरा सिलेक्शन हुआ, और एक 122 वाला बोलता है कि वेटिंग में है। आए, एक नंबर में कैसे वेटिंग में? तो डेसिमल में चला गया भाई कंपटीशन। अब ऐसा समझ रहे हो ना, ये ऐसा ऐसा डेसिमल में चला गया है। ठीक है, तो इतना खतरनाक हुआ इस बार का कंपटीशन। हमारे यहाँ क्या है कि स्टूडेंट इस बार तो बहुत सारे 100 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अभी जो 10 जून वाले एग्जाम है ना, एक स्टूडेंट है, उसका नंबर आया था, ओबीसी फीमेल है, बबीता साहू करके, 82 पॉइंट समथिंग, डेसिमल में 3 डिजिट बता रहा हूँ, और 84 पॉइंट समथिंग में उसमें मतलब अपना वर्ग 2 वाले में
है ना, उसका नंबर बता रहा हूँ 84 में उसका क्या हुआ, क्लोज हो गया ओबीसी फीमेल का। अब देखोगे तो 2 नंबर है, 2 नंबर से चूक गई। तो मैं बोला तुम्हारा तो सेकंड काउंसलिंग नहीं, थर्ड काउंसलिंग में क्लियर हो जाएगा आराम से। अब वैसे भी सरगुजा और बस्तर साइड में लड़कियां यूजुअली सोचेंगी जाने के लिए, खासकर जिनका शादी-वादी हो गया फैमिली, वो कहाँ जा पाएंगी जी? तो थोड़ा-सा तुमको मौका मिल जाएगा उसमें ना, लड़कों का रहता तो दिक्कत था। तो अब देखो, अब वो बोल रही है कि सर मुश्किल जा रहा है मेरे को लग रहा है। अब उसका जिस दिन रिजल्ट आया और नंबर बताई ना, मैं बोला तुम्हारा 100% उसमें आएगा नाम, तो तुम्हारा हो रहा है सेलेक्ट, सब कोई बोले। लेकिन सीन क्या था, जब काउंसलिंग के लिए बुलाया वो मैं आपको बताता हूँ। वो बोली सर नहीं आया मेरा नाम फर्स्ट काउंसलिंग में। बोला सेकंड में तो आराम से आ जाएगा तुम्हारा। अरे सर आप समझ नहीं रहे हो, आराम-आराम बोल रहे हो ना, नहीं हो रहा है सिलेक्शन मेरा। कैसे बात करती हो? क्लास के समय में फ़ोन लगाया, तो बोले 3-4 बार बोले आप समझ नहीं सर मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैं बोला अरे भाई हो जाएगा तो बोलो, पढ़ाते-पढ़ाते मैं कितना बात करूँ? एक दिन कंझा गई, बोलती है सर सुनो क्लास में हो क्या? क्लास से बाहर निकलो आप, 2 मिनट एकदम अर्जेंट बात करना है। सर बहुत परेशान हूँ सर, अब बताइए मेरा क्या है, फैमिली यहाँ रहती हूँ, ससुराल यहाँ ये वो, और ना मेरे को ना मिल जाएगा तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन पता है आप बोल रहे हो सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे? आप ना सर मेरे नंबर को अच्छे से देखो बोले। मैं बोले 82 नंबर इतना अच्छा नंबर, मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गया। नहीं सर, प्यार से देखिए थोड़ा नंबर हमारा। तो वो बोली जो डेसिमल का तीसरा अंक है ना सर, वहाँ तक गया है। और ये 2 नंबर आप बोल रहे हो, मेरे नंबर मैं भी जान रही हूँ बहुत अच्छा आया है सर, लेकिन पता है आप मेरा रैंक को नहीं देखे और नंबर को डेसिमल में नहीं देखे। तो 84 में ना कितना था रैंक पता है? 84 वाले में जो लड़की सिलेक्ट हुई वो पॉइंट में 1700 समथिंग, और इसका 82 में 2700। मैं इसको नहीं देख रहा था। हाँ, मैं ना नंबर को देखता था, तो नंबर तो डिसेंट है ना, 82-84 में तो मार्जिनल डिफरेंस है। ये रैंक को तो देखो आप, लगभग 1000 लोग आ गए जी। 2 नंबर में 1000 लोग थे। 2 नंबर में 1000 मतलब वो डेसिमल के तीसरे अंक तक गया है कॉम्पिटिशन, जिसको आप लोग मैथमेटिक्स वाले जिन लोगों को बोला, अरे सर उसको तो इग्नोर कर दो, क्या मतलब? तो आप सोचिए, इस कदर कॉम्पिटिशन गया है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 2019 में ऐसा खेल था, 122 में नहीं हुआ भाई, 1 नंबर से चूके। अरे 126 आया तो हो गया, ऐसा। समझ रहे हो? तो इस कदर कॉम्पिटिशन गया है। तो आप लोग का जो क्या करना पड़ेगा, एक तो ना थोड़ा बहुत नहीं, पूरा जान झोंकना पड़ेगा भाई। और नाउ और नेवर, अभी नहीं कभी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी कभी बार-बार नहीं आती, 4-5 साल में एक बार आई है। पुलिस वाली 1000 भर की भर्ती 2013, 2023, 10 साल बाद आया है। समझ में आ रहा है बात? तो ये कुंभ मेला है भाई, जो 12 साल में एक घटित होता है ना, तो मोक्ष चाहिए तो कुंभ मेला में लोग भीड़ लगता है, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं कि नहीं नहाने के लिए, वैसा ये दुर्लभ संयोग है। समझ में आ रहा है? तो बार-बार मौका नहीं मिलेगा, जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी तो हर साल हो रहा है, तो ये नहीं होने वाला। तो जी जान लगा दीजिए और यही मान के चलिए कि ना जिंदगी का आखिरी एग्जाम है, उसके बाद नहीं ढीला मैं, तब सिलेक्शन होगा। आपको 100 नहीं 1000% एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई, तब है। समझ रहे हो ना? तो ये दो 4 सालों में कंपटीशन का स्तर इस कदर पहुंचा है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट। जिसका वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा पढ़िए, जो आपको टफ लग रहा है उसको पहले पढ़िए, सरल को बाद में पढ़िए, छोड़ना कुछ नहीं। एक नंबर से खेल इधर का उधर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये 82 से 84 समझ, अच्छा हुआ उसका उसमें सहायक शिक्षक में हो गया, तो उसका क्या है पोस्टिंग भी हो गई, अभी वो बस्तर के किसी गांव में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, या तो फिर क्या है, ऐसा तैयारी करो नंबर फोड़ दो, मतलब कोई दुनिया की ताकत ना रोक सके। जैसे इसी की जो एक फ्रेंड और थी, वो भी वरीड रहती थी, अरे सर फुकट का मोटिवेशन देते हो यार आप। एक दिन वो भी ऐसी बोली, अरे सर आपको पता है मोटिवेशन मेरा नहीं हो रहा है सर। अब भाई ऐसा कोई इरिटेट होके बोलेगा तो मेरे को भी तो वो लगेगा ना बुरा कि स्टूडेंट ऐसे बोल रहा है। बोला नहीं प्रियंका तू पढ़ने मत, उसका कमेंट देखता था मैं, आंसर देती थी, तो मैं बोलता था कि ना तुम तो निकाल रही हो जी एग्जाम, इतना पढ़ डाली हो, रिविजन करो, बार बार बोलता रिविजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो टेस्ट सीरीज लगाई, टेस्ट सीरीज में उसका डिसेंट था, और बोलती सर एक कोचिंग में मेरा नंबर आ रहा है, अच्छा तो क्या जरूरी थोड़ी ना हजारों लोग एग्जाम दिलाएंगे। बोला बिल्कुल सही सोच रही हो, लेकिन तुम्हारा नंबर तो अच्छा आ रहा है, उतना भी नहीं आ रहे लोगों को 100 के पार। तो टेस्ट सीरीज में 100 के पार हमेशा आया नंबर। अब पेपर बोली सर अनएक्सपेक्ट उतना नहीं था, 100 के पार तो नहीं बन रहा है, मेरा ना 90 प्लस आ रहा है। मैं बोला उसमें 100% हो जाएगा तुम्हारा। सर जनरल वाली नहीं होगा, वो फोकट का मोटिवेशन ना, अब मजा नहीं आ रहा है मेरे को। अब उस टाइप का थोड़ा आदमी डिप्रेस होता है, गुस्सा हो जाता है जी, तो वो वाली बात। फिर भी मैं बोला विश्वास रखो तुम्हारा हो जाएगा, तो जिस रिजल्ट आया ना
उस दिन वो फोन करी तो बोलती है कि ना मेरा सर 98 नंबर आया है मार्क्स और उसका 407 407वां रैंक था। समझ रहे हो? तो आप ऐसा करो भैया, यहाँ मत फंसना बॉर्डर में, ये बड़ा दिक्कत है, पैनिक है। तो आप ऐसा तैयारी करो फुल प्रूफ या इतना नंबर ले आओ कि ये सब वेटिंग लिस्ट का वेट ना करना पड़े, पहली काउंसलिंग में क्लियर हो। समझ में आ रही बात? तो पढ़ने से संभव है, दोनों सहेली, एक का देखो 82 आया, एक का 98 आया, लाई ना वो नंबर। 98 बहुत जबरदस्त नंबर। हाँ, तो आप वही टारगेट रखो, एकदम टॉप में आना है, उस टाइप का टॉप 100 या 500 रैंक में आना है, ऐसा टारगेट रख के सेट करोगे ना, तब आपका निकलेगा। और आप बोलोगे 50 बना लेते हैं, 70 बना लेते हैं, 65 में हो जाएगा, और जितना नंबर कम आता है ना, उतने में एक नंबर में ढेर सारे लोग होते जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको? मतलब 100 में मान लो कट ऑफ गया 91, तो 91 में 1000, 90 में 5000, और आप देखोगे 80 में 10,000। मतलब एग्जांपल के लिए बताओ, जितना कम नंबर उतना और खतरा आपके लिए। तो ये भी है दिक्कत। तो यहाँ भैया फंसो मत ये सब फेर में, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। तो जो भी है फुल प्रूफ तैयारी करो अच्छे से, ठीक है? तो इसका मीनिंग को देखते हैं, इकोलॉजी का क्या होता है। इकोलॉजी जो है वो ना ग्रीक शब्द से मिलके बना है। ग्रीक मतलब यूरोप महाद्वीप की भाषा है, क्लियर? और इकोलॉजी जो है दो शब्द से मिलके बना है, संधि विच्छेद करेंगे, ग्रीक शब्द ऑइकस प्लस लोगोस। तो ग्रीक हमको कहां समझ में आएगा? तो हम इसका क्या करें, इंग्लिश में कम से कम ट्रांसलेशन कर दें। तो ऑइकस मतलब होता है हैबिटेट, है ना? और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। अब ये भी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में इसका मतलब होता है, हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, है ना? प्राकृतिक आवास। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। स्टडी का क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। तो इकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लोरा और फौना के प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना, जो मैंने आपको बताया। प्रश्न क्या आएगा इससे? आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इकोलॉजी जो है वो शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है, और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एकदम टुच्चा सा प्रश्न है ये, मतलब इससे और क्या नीचे गिरेगा भाई पूछने वाला। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, क्या कि ग्रीक है कि इंग्लिश है कि लैटिन है कि फ्रेंच, टिक करो, 2 नंबर मिल जाएगा। तो क्या है? ग्रीक शब्द है, ठीक है? तो ये क्या है? ग्रीक शब्द। तो यहां से ऐसा प्रश्न आता है, ठीक, क्लियर है? और परिभाषा आपको पता रहना चाहिए। तो प्राकृतिक आवास मतलब किसका प्राकृतिक आवास? फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा एंड फौना क्लियर है आपको? अब यही टर्म यूज होगा भाई जब भी हम लोग ईवीएस पढ़ते जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हमको क्या पढ़ना है? हम लोगों को ना इकोलॉजी जो एक साइंस की ब्रांच है, उसके अंदर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट को पढ़ना है, ठीक है? इन्वायरमेंट का मीनिंग को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, एक फैक्ट को नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सब प्रश्न बहुत छोटे छोटे आते हैं। फर्स्ट, फादर ऑफ इकोलॉजी किसी को पता है कौन है? पारिस्थितिकी विज्ञान के पितामह। मतलब इन्होंने क्या किया, इकोलॉजी का ना अलग से अध्ययन करके उसको एक साइंस की ब्रांच के रूप में डेवलप किया, उनको श्रेय जाता है। उन्होंने क्या किया कि पेड़ पौधों जीव जंतुओं के नेचुरल हैबिटेट को अध्ययन करना चालू किया, तो उसका श्रेय किसको जाता है? इसके फादर ऑफ इकोलॉजी को। और इनका नाम है साइंटिस्ट का यूजीन ओडेम। ओडम, यूजीन ओडेम, ठीक है? इसको फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान का क्या? पितामह, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है ना, वो इसकी उत्पत्ति हुई है इन्विरोनर, ठीक है? इसकी उत्पत्ति कहाँ है? इन्विरोनर शब्द से उत्पत्ति हुई है, किसकी? इन्वायरमेंट की, ठीक है? तो इन्वायरमेंट की उत्पत्ति क्या है? इन्विरोनर शब्द से हुई है ना? ये क्या है? ये ना कि कौन से भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है।
ये ध्यान रखना। आप ना जैसे ही साइंस वगैरह पढ़ना या कोई भी टर्म ना पढ़ना स्टार्ट करोगे, 90% आपको टर्म ग्रीक से मिलेगा कि ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसी कारण ये शब्द आता है क्या, इसी को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट कौन से भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना भैया, फ्रेंच का है। इसी कारण पूछते हैं, क्योंकि सबको वही पता है कि ग्रीक से ही कोई शब्द निकलता है, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच मतलब फ्रांस, फ्रांस मतलब यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और ये इन्विरोनर तो फ्रेंच है, फ्रेंच हमको थोड़ी ना आती है, तो हमको क्या करना है, एटलीस्ट इसका इंग्लिश में तो देख ले मीनिंग क्या होता है, तो थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना। इंग्लिश में इन्विरोनर जो वर्ड है उसकी मीनिंग होती है सराउंडिंग, ठीक है। और ये हम लोग वर्ड यूज भी करते हैं, अरे हमारे सराउंडिंग में ऐसा, हमारे सराउंडिंग में वैसा, ठीक है, सराउंडिंग। और हिंदी में इसका मतलब होता है के चारों ओर, हिंदी में इसका मतलब होता है के चारों ओर, ठीक है। तो ये इसका ना इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो इन्विरोनर फ्रेंच वर्ड से ओरिजिन हुआ है। फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखना, ग्रीक नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश में मतलब सराउंडिंग, हिंदी में मतलब के चारों ओर, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा इन्वायरमेंट का, मनुष्य के चारों ओर का आवरण, मनुष्य के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो मनुष्य के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक। और अगर आप हिंदी में भी मीनिंग देखना चाहें तो पर्यावरण, है ना। और ये क्या है, ये संधि विच्छेद करेंगे तो परि धन आवरण, है ना। और ये जो ना उपसर्ग है ना परि, वो परि जो है वो परितः शब्द से ये निकला है। परितः संस्कृत का एक वो है शब्द है, बाद में वो अपभ्रंश मतलब टूट फूट के उसको हमने क्या यूज कर लिया, परि और आवरण, ठीक है। तो परितः का मतलब होता है सराउंडिंग, चारों ओर। तो संस्कृत ये उपसर्ग है, तो ये हिंदी भाषा में मतलब हुआ, इंग्लिश में मतलब हुआ और फ्रेंच में, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न क्या आएगा, इन्वायरमेंट, 90% ग्रीक में टक टिक कर देते, गलत है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया। तो मनुष्य के चारों ओर का जो आवरण है वो पर्यावरण है। एकदम सिंपल सा इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे ना पर्यावरण का, तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है पता है, और क्या चीजें हैं। अब मैं आपको एक और चीज आपको बता दूं, कि हम लोग जो अभी पर्यावरण पढ़ रहे हैं ना, वो विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण पढ़ेंगे, जो अपना लास्ट वाला यूनिट है, 9th वाला। लेकिन जब हम लोग पहला वाला यूनिट पढ़ेंगे ना, तो वो ना उसका ना सेंस चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, साइंस के हिसाब से पर्यावरण क्या है, पेड़ पौधे, हमारा ना स्थल मंडल मतलब जमीन, अयस्क और खनिज, वायुमंडल है जिसमें हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब ओजोन, ओजोन को पढ़ते। लेकिन अगर आप ना बच्चों को जब पढ़ाओगे स्कूल में, वो वाला पर्यावरण जो सामाजिक पर्यावरण है, तो उसमें हमारा परिवार शामिल, वो भी एक पर्यावरण है ना। दोस्ती यारी वो भी पर्यावरण है। त्योहार, दिवाली, होली, क्रिसमस, वो भी पर्यावरण है, ठीक है। व्यवहार, हमारा जॉब या पेशा, है ना, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वो भी पर्यावरण है। समझ में आ रही बात। अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता हुआ देख रहे हो आप, बिल्डिंग, वो भी हमारा पर्यावरण का हिस्सा है। खेत भी पर्यावरण है, समाज भी पर्यावरण है, रीति रिवाज भी पर्यावरण है। तो सारी चीजें पर्यावरण है, एक उस नजरिए से देखो तो अभी हम लोग क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं किसको, पर्यावरण को। बाद में सामाजिक और धार्मिक पहलू को पढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है पर्यावरण। तो पर्यावरण के घटक देखते हैं कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पर्यावरण में क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो पर्यावरण के क्या है, घटक, कंपोनेंट, है ना। तो पर्यावरण के बेसिकली दो मुख्य घटक हैं, ठीक है। पर्यावरण के बेसिकली क्या है, दो मुख्य घटक है। पहला इसमें है जैविक घटक, ठीक है। पहला इसमें क्या है, जैविक घटक। जैविक घटक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा है इसमें अजैविक घटक, दूसरा इसमें क्या है, अजैविक घटक। अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं,
अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट। तो दो घटक है, दो कंपोनेंट है, जैविक और अजैविक, है ना, बायोटिक और क्या है, एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है ना, जिनमें जीवन है। जीवन मतलब लाइफ। ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम क्या बोल सकते हैं, सजीव। जो भी सजीव हैं वो जैविक घटक में शामिल होते हैं। तो सजीव में इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, मतलब फ्लोरा और फौना। तो फ्लोरा और फौना जैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, है ना। फ्लोरा और फौना क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं ये फ्लोरा और फौना। ठीक, एबायोटिक कंपोनेंट, इसमें निर्जीव, है ना, वस्तुएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, निर्जीव वस्तुएं क्या है, सम्मिलित होती हैं। निर्जीव में क्या क्या आ जाएगा देखिएगा, है ना, हमारे चारों ओर का जो जैसे कि ना वायु, वायु में कोई जीवन तो है नहीं, तो वायु का जो आसपास आवरण है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और वायुमंडल को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, एटमॉस्फियर। और आप लोग ध्यान रखेंगे, जितने हिंदी मीडियम वाले हैं, सारा टर्म आप लोग इंग्लिश में तो कम से कम पता रहे, क्योंकि आजकल ना व्यापम और पीएससी ना देवनागरी लिपि में इंग्लिश में पूछ देते हैं। और आपको जैसे एटमॉस्फियर, वायुमंडल को कैसे पूछ देगा वो, एटमॉस्फियर, ये ऐसा आ रहा है प्रश्न, ऐसा ये ऐसा। अगर आप विशुद्ध हिंदी में पढ़ के गए हो तो पता होने के बावजूद नहीं बना पाओगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, आपको ना टेक्निकल टर्म्स है इंग्लिश में पता एनी हाउ होना चाहिए। ठीक है, तो वायुमंडल। और हमारे चारों ओर क्या है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, महासागर है, उसको क्या बोलते हैं, जलमंडल। जलमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, है ना। इसके अलावा क्या है, जमीन, मतलब क्या है, मिट्टी, खनिज, अयस्क, ये सारी चीजें। स्थल, है ना, या जमीन बोल लीजिए, ऐसा चालू भाषा में जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थल मंडल। और स्थल मंडल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी, लिथोस्फीयर, है ना, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। और क्या आ जाएगा अजैविक घटक में, अजैविक घटक में इसके अतिरिक्त प्रकाश, मतलब लाइट, आर्द्रता, है ना, जलवायु, मौसम, वर्षा, तापमान, ये सारी चीजें भी आती हैं, वो सब अजैविक घटक है। ठीक है, क्या क्या है इसके अतिरिक्त, तो प्रकाश हो गया, आर्द्रता हो गया, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, वर्षा, तापमान, ये सब। तो एक बायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड वाला एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है जी, ठीक है। अब हम लोग इसमें से क्या स्टार्ट करेंगे, देखिएगा, पढ़ना क्या है वो ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, हम लोग पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे को पढ़ेंगे किसमें, जैविक घटक, वही सिलेबस में है हमारे। अब पेड़ पौधे में हमको पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, ये इस पे कंसंट्रेट करेंगे हम लोग यहां से, क्योंकि क्वेश्चन आता है। एनिमल को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एनिमल तो जूलॉजी, मतलब जूलॉजी मतलब क्या हो गया, जीव विज्ञान का सब्जेक्ट हो गया। इसमें से क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल वगैरह तो भूगोल का टॉपिक है, जल मंडल भी भूगोल का टॉपिक है, पृथ्वी में कितने सागर महासागर, वो फालतू प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये वायुमंडल को पढ़ेंगे, वायुमंडल की परतें, ओजोन परत और प्रदूषण वायु का, यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, तो हमको ना क्या पढ़ना है, जैविक घटक में पढ़ना है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को, और अजैविक घटक में एटमॉस्फेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको तो पता ही है सुपरफिशियल, क्लियर है। ठीक है, तो ये पर्यावरण के घटक होते हैं, दो भाग में बांटे हैं सिंपली, सजीव और निर्जीव। सजीव जिसमें जीवन है, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं है। लेकिन क्या है, ये जो निर्जीव घटक है ना, हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जरूर करते हैं। जैसे भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, बिना संभव जीवन संभव ही नहीं। स्थल मंडल में क्या है, सॉरी, जल मंडल में पानी, पानी के बिना जल ही जीवन। और स्थल मंडल में क्या है, पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं भाई, हमको इतना लोहा सोना चांदी सब वहीं से मिल रहा है,
पेड़ पौधे भी उसी में उगते हैं, मिट्टी में। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे, पर्यावरण के घटक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अभी देखेंगे क्या, पर्यावरण के क्या है, जैविक घटक। ठीक है, अभी क्या देखेंगे हम लोग, पर्यावरण के जैविक घटक, है ना। पर्यावरण के जैविक घटक। तो पर्यावरण के जो जैविक घटक है उसमें से हम लोग को क्या देखना है, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पौधे, ठीक। तो पौधे क्या करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो पौधा क्या करेगा, ये तो बचपन में हजारों बार पढ़ लिए हो, है ना। हर क्लास में रहता है जी ये चैप्टर, लेकिन है ना, प्रकाश संश्लेषण। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, बायो ले लिए 11वीं 12वीं, फिर बीएससी भी करोगे, तीनों साल है, एमएससी करोगे उसमें भी है। अब उसके बाद लगता है हो गया भाई, बहुत प्रकाश का संश्लेषण करवाए हैं, लेकिन अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है, वहां भी आएगा। अब लगेगा हो गया सिलेक्शन प्रभु, टीचर बन गए, जीवन भर पढ़ाओगे, है ना। मान लो टीचर नहीं बने, दूसरे प्रोफेशन में चले गए, मतलब पीएससी वीएससी में सेलेक्ट हो के, आपको लगेगा हाँ बस भाई प्रकाश संश्लेषण से पीछा छूटना, फिर शादी होगी आपकी, नन्हे मुन्ने वो, उनको पढ़ाओगे, थोड़ा पूछेंगे, हो गए आपका, नाना नानी दादा दादी की उम्र तक चलता है ना। तो ऐसा है भैया, क्या, चलो अब पढ़ ही लेते हैं, अब क्या करना है, पढ़ना तो है भाई, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करता है पौधा, आपको पता है। और प्रकाश संश्लेषण का जो मेन प्रोडक्ट रहता है वो है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन नहीं है ना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ये भोजन देता है ना। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ना भोजन देता है। जैसे अगर हम लोग फल खा रहे हैं तो मीठा फल में ग्लूकोज है, और अगर हम लोग सब्जी खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च है, सेलुलोज है। स्टार्च आलू में, चावल में, दाल वगैरह में रहता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या है, भोजन देता है हमको, और ऑक्सीजन के रूप में प्राणवायु देता है। इसी के कारण पृथ्वी में जीवन संभव हुआ है, चूंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रोड्यूस कर रहा है इसको, है ना। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। इसी कारण प्लांट को या फ्लोरा को क्या बोला जाता है, उत्पादक। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। अब इसको जो सीधे रॉ फूड के रूप में खाते हैं, कच्चा, है ना, उसको शाकाहारी बोलते हैं। शाकाहारी में हम मनुष्य भी आता है ना, लेकिन हम लोग पका के खाते हैं। अब जानवर लोग के पास ऑप्शन नहीं, बेचारे लोग क्या करें, तो ऐसे ही खाते हैं। तो शाकाहारी, शाकाहारी को क्या बोलते हैं हिंदी, सॉरी इंग्लिश में। क्या मुकेश प्रॉब्लम हो रहा है क्या वीडियो में? बाकी स्टूडेंट्स लोगों को क्लियर है वीडियो? अंशुल, जमुना, किरण, महेश, खुशबू, मुकुंद, कमेंट करके बताएंगे वीडियो क्लियर है आप लोगों को? वीडियो क्लियर है? ओके। मुकेश, मुकेश आप यार रीज्वाइन करके देखो, रीज्वाइन करके देखिए, आपके तरफ से नेटवर्क का इश्यू इधर से ओके है ना, आपके तरफ से नेटवर्क का इश्यू है, इधर से ओके है भाई, क्योंकि बाकी बच्चों को तो ठीक वो है, नजर आ रहा है। क्या क्या इश्यू आ रहा है रीचा, डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? आज देखिएगा, पता है बहुत सारे बच्चे लोगों को तो क्लियर है। रीचा आप भी रिज्वाइन करके देख लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ रिज्वाइन करके देखो रीचा, ठीक है, ओके। इसको बोल, शाकाहारी को हर्बीवोर बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। इसके लिए एक टर्म क्या यूज होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। शाकाहारी का शिकार मांसाहारियों के द्वारा किया जाता है ना। मांसाहारी को कार्निवोर बोलते हैं। और ये इकोसिस्टम में क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता,
ठीक है, ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है, मांसाहारी। इसके बाद आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनीवोर, है ना। और ये तृतीयक उपभोक्ता है, मतलब ऐसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जी छुट्टा, सब खा लेते हैं, है ना। सर्वाहारी मतलब क्या है, वेज मिलत वेज, नॉन वेज मिलत नॉन वेज, है ना, सब खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सर्वाहारी है, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, और इसके बाद अंत में आते हैं क्या, भाई भगवान श्री कृष्ण बोले हैं श्रीमद् भगवद गीता में, पैदा हुआ मृत्यु तो पक्का है भाई, है ना, कभी ना कभी तो बुलावा आएगा। तो अंत में इनका जो क्रिया कर्म करने के लिए कौन है पृथ्वी पे, अवघटक, है ना। अवघटक क्या करते हैं, शरीर में उपस्थित ना कार्बनिक, जटिल कार्बनिक जो पदार्थ रहते हैं ना, उसको प्रोसेस करके सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे वो ना बचा खुचा ऊर्जा जो या एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, तो अवघटक को डीकंपोजर बोलते हैं, अवघटक को डीकंपोजर बोलते हैं, है ना। अवघटक को क्या बोला जाता है, डीकंपोजर। तो ये डीकंपोजर हो गए अवघटक। अब अवघटक का एग्जांपल में क्या क्या आएगा, इसमें सूक्ष्म जीव आते हैं यूजुअली, है ना। सूक्ष्म जीव जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा जीवाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और कवक, कवक को क्या बोलते हैं, फंगी, और जीवाणु को बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया और कवक क्या इस श्रेणी में आते हैं, किसके, अपघटक। वो जिन कोई भी डेड बॉडी रहेगा उसको केमिकली प्रोसेस करके उसके बॉडी में जो भी ना जटिल कार्बनिक पदार्थ रहते हैं उसको सरल में तोड़ते हैं, और उससे वो जो भी हो सके वो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं बचा खुचा। ठीक है, अपघटक की श्रेणी में ना कुछ पक्षी भी आते हैं, और इस पक्षी में स्कैवेंजर्स और वल्चर्स हैं, जिसमें क्या है, गिद्ध, गिद्ध को वल्चर बोलते हैं, है ना, गिद्ध, चील, कौवा, बाज, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी अपघटक की श्रेणी में आते हैं। इसमें से हम लोग ना गिद्ध को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गिद्ध क्यों विलुप्त हो रहा है, उसकी विलुप्ति का कारण हजारों बार पीएससी व्यापम यूपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पौधे के पृथ्वी में रहने के कारण एक ना चैन बन गई, एक क्या है, चैन बन गई, एक श्रृंखला बन गई। इसी श्रृंखला को क्या बोलते हैं, फूड चैन। ये भी सिलेबस में दिया हुआ है हमारे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो ये है खाद्य श्रृंखला, ये क्या बन गया, खाद्य श्रृंखला। या हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, एक ना सिस्टम डेवलप हो गया, पौधों के रहने के कारण पृथ्वी में क्या हो गया है, एक ना सिस्टम डेवलप हो गया। तो ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है पौधों के रहने के कारण, ये पूरे सिस्टम को इंटायर यहां से यहां तक, मतलब प्लांट से लेके अपघटक तक, इसी सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, परिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम को ही क्या बोला जाता है, परिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो शब्द है, इसका जो शब्द को क्या है, सबसे पहले उपयोग में जो लाया था, तो ए जी टांसले, है ना। तो अर्थर नाम है, ए से मतलब अर्थर टांसले। अर्थर टांसले ने इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अर्थर टांसले ने क्या किया था, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है, किसका, इकोसिस्टम वर्ड का। तो आज दो साइंटिस्ट लोग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, ध्यान रखेंगे। दो साइंटिस्ट पढ़े हम लोग, कौन कौन सा, एक था यूजीन ओडेम, फादर ऑफ इकोलॉजी, और सेकंड अर्थर टांसले। इन्होंने क्वाइंड किया है शब्द के को बनाया है, बताया है, इकोसिस्टम। ठीक, क्लियर है। तो हम लोग ना कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, ये जो इकोसिस्टम है ना उसका एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल देखने के बाद क्या है, देखेंगे हम लोग गिद्ध जो है आज के डेट में दिख नहीं रहा है, आसपास नजर नहीं आता, और उसकी जनसंख्या तेजी से घट रही है, तो उसके कारण को कल चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है, तो इसको कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? आज सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? ठीक है? चलिए फिर ऑनलाइन वाले जितने भी हैं बच्चे, कल मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, है ना? शुभ रात्रि।